Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्ते। आज हम एक ऐसे शब्द को समझने की कोशिश करेंगे जो हम अक्सर सुनते तो हैं, हाशियाकरण। पर यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो शायद हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। कभी ऐसा लगा है कि किसी ग्रुप में आप फिट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब जैसे आप किनारे पर खड़े हैं और बाकी सब लोग बीच में हैं। ये जो अकेलेपन का एहसास है ना, ये बहुत ही आम अनुभव है। और यह एहसास कहीं भी हो सकता है क्लास में, खेल के मैदान में, या सिर्फ इसलिए कि आपका म्यूजिक टेस्ट दूसरों से अलग है या आपके कपड़े पहनने का तरीका अलग है। ये जो अलग होने का एहसास है ना, यही हाशिए पर होने की पहली सीढ़ी है। लेकिन सोचिए, जब ये पर्सनल फीलिंग एक सोशल स्ट्रक्चर, एक सामाजिक ढांचा बन जाए, तब इसे हाशियाकरण कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ एक एहसास से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। तो आखिर हाशिएकरण का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी ग्रुप को समाज के सेंटर से धकेल कर किनारे पर कर देना। और इससे होता क्या है? ना सिर्फ उनके लिए मौके कम हो जाते हैं, बल्कि ये उन्हें शक्तिहीन, मतलब पावरलेस भी महसूस कराता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अलग भाषा बोलना, अलग रीति रिवाजों को मानना, किसी दूसरे धर्म का होना, या फिर गरीबी। कभी कभी तो सिर्फ अलग दिखने की वजह से भी किसी ग्रुप को डर या दुश्मनी का सामना करना पड़ जाता है, और समाज का एक बड़ा हिस्सा उनसे एक दूरी बना लेता है। आइए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। भारत के आदिवासी समुदायों की कहानी। ये कहानी हमें हाशिए पर धकेले जाने की पूरी प्रक्रिया को बहुत साफ साफ दिखाती है। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। एक बच्चा पूछता है, दादू, ये लोग हमेशा आदिवासियों को सिर्फ नाचते हुए ही क्यों दिखाते हैं? बच्चे का ये छोटा सा सवाल हमें सीधा स्टीरियोटाइपिंग, यानी रूढ़िवादी सोच के मुद्दे पर ले आता है। और यहीं पर हमें इस रूढ़िवादी छवि और असलियत के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ तो उन्हें पिछड़ा और बदलाव का विरोधी जैसा दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि उनके पास जंगलों का जबरदस्त ज्ञान है और हिस्टोरिकली वो बहुत अहम रहे हैं। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आदिवासी शब्द का मतलब ही है मूल निवासी। ये वो समुदाय हैं जो हजारों सालों से कुदरत के साथ मिलकर रहते आए हैं। पता है, भारत में 500 से भी ज्यादा अलग अलग आदिवासी समूह हैं। ये हमारी डाइवर्सिटी का कितना जरूरी हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि वो अपनी ही जमीन पर हाशिए पर कैसे पहुंच गए? देखिए, ये एक एक करके हुआ। सबसे पहले उनके जंगल छीन लिए गए, फिर उनकी जमीन जो खनिजों से भरी थी वो उद्योगों के लिए ले ली गई, और आखिर में उन्हें शहरों की तरफ जाना पड़ा, जहां उनकी पहचान और रोजी रोटी दोनों ही खो गई। और ये आंकड़ा इस विस्थापन की भयावहता को दिखाता है। जरा सोचिए, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से जितने भी लोग बेघर हुए, उनमें से 79% आदिवासी थे। 79%! ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। गोविंदा मारन का ये बयान, ये उस विस्थापन के दर्द को बयां करता है। ये सिर्फ जमीन या पैसे का नुकसान नहीं है, ये अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने जीने के तरीके को खो देने का दर्द है। हाशियाकरण को सिर्फ कहानियों से ही नहीं, बल्कि आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। तो चलिए अब हम मुस्लिम समुदाय के अनुभव पर नजर डालते हैं, जैसा कि सामाजिक आर्थिक आंकड़े हमें दिखाते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से मुस्लिम भारत की आबादी का 14.2% हिस्सा हैं। फिर भी जैसा कि हमारा सोर्स बताता है, विकास के कई पैमानों पर उन्हें एक हाशियाकृत समुदाय माना जाता है। एक उदाहरण के तौर पर साक्षरता दर वही देख लीजिए। 2011 में मुस्लिम समुदाय में ये दर 57% थी, जबकि पूरे देश का औसत 74% था। अब ये जो फर्क है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये शिक्षा और अवसरों तक पहुंच में एक बहुत बड़ी असमानता को दिखाता है। सरकारी नौकरियों में भी ये असमानता साफ नजर आती है। आबादी में लगभग 14% की हिस्सेदारी होने के बावजूद आईएएस में 3% और आईपीएस में 4% का प्रतिनिधित्व, ये एक बड़े गैप को दिखाता है, और इसका असर फैसले लेने और प्रशासन में उनकी भागीदारी पर भी पड़ता है। नल के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में भी ये अंतर साफ है। आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम परिवारों तक इसकी पहुंच दूसरे समुदायों के मुकाबले कम थी, जो रहन सहन के स्तर में एक बड़ी असमानता की ओर इशारा करता है। साल 2005 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने इन असमानताओं को आधिकारिक तौर पर सामने रखा।
रिपोर्ट में पाया गया कि कई मामलों में मुस्लिम समुदाय की स्थिति दूसरे हाशियाकृत समूहों के बराबर ही थी। और हाँ, रिपोर्ट ने मदरसों के बारे में एक आम धारणा को भी तोड़ा, ये बताते हुए कि सिर्फ 4% मुस्लिम बच्चे ही वहां पढ़ते हैं। तो इन दोनों समुदायों के अनुभवों को देखने के बाद एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। इन असमानताओं को दूर करने और भारत की विविधता को बचाने के लिए हमारा संविधान क्या वादा करता है? देखिए, हाशियाकरण कोई सीधी सादी समस्या नहीं है। ये एक जटिल जाल की तरह है, जहां आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सारे फैक्टर्स मिलकर किसी समूह को मुख्य धारा से अलग थलग कर देते हैं। और इसी जटिलता को समझते हुए हमारा भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के जरिए कुछ खास सुरक्षा देता है। इसका मकसद अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यकों के सांस्कृतिक दबदबे से बचाना है, ताकि भारत की जो ये अनोखी विविधता है वो बनी रहे। तो आदिवासी और मुस्लिम समुदायों के अनुभव हमें यही दिखाते हैं कि ये जो संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं, ये सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं हैं। ये एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज की नींव हैं, जो ये पक्का करते हैं कि कोई भी पीछे न रह जाए। तो हम आज की बात इस सोच के साथ खत्म करते हैं, कोई भी समाज अपनी अनोखी विविधता की रक्षा करते हुए सभी के लिए बराबरी का वादा एक साथ कैसे निभा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। धन्यवाद।